आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आम जनता के लिए बदला, तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने पर क्या बोले मेजर शहीद संदीप उन्नीकृष्णन के पिता। चुपचाप रहकर महातबाही से बच गया भारत, चीन कहां खा गया गच्चा। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट की तारीख तय, सबसे पहले सुनी जाएगी ओवैसी की याचिका। चिकन नेक काटने चले थे यूनुस, भारत ने पहले ही काट दी बांग्लादेश की नस। सास के साथ भागा दामाद, शादी की ऐसी कहानी, दुल्हन नहीं बन पाई शिवानी। 7 जान लेने वाला हैवान डॉक्टर का सच टूट गया पुलिस के सामने। हमास को जड़ से खत्म करने में लग जाएंगे कई साल, इजरायली सेना ने मानी नाकामी। आमने सामने आ गए 2 इस्लामिक देश, हूती विद्रोहियों ने सऊदी से कहा आसमान को आग में बदल देंगे। सनी देओल की फिल्म जाट देखनी चाहिए या नहीं। और फैंस के लिए खुशखबरी, ओलंपिक में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी। मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए एनएसजी कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिता ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण कोई राजनयिक सफलता नहीं है, यह आम लोगों के लिए बदला है। के उन्नीकृष्णन ने कहा है कि राणा के प्रत्यर्पण से उन्हें शांति नहीं मिलेगी। डेविड कोलमैन हेडली को भी भारत वापस लाना चाहिए। हेडली 2008 के आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता है। मेजर उन्नीकृष्णन 31 साल के थे जब वह ताज हमला होटल पर हुए हमले के दौरान 10 कमांडो की टीम का नेतृत्व कर रहे थे। मेजर उन्नीकृष्णन 31 साल के थे जब वह ताज महल होटल पर हुए हमले के दौरान 10 कमांडो की टीम का नेतृत्व कर रहे थे। कमांडो की टीम पर होटल में छिपे आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की। मेजर उन्नीकृष्णन ने अपने घायल साथियों को सुरक्षित निकाला। उन्होंने अकेले ही आतंकवादियों का पीछा किया। उन्होंने आतंकवादियों को होटल के उत्तरी छोर पर घेर लिया। इस मुठभेड़ में वे शहीद हो गए। उनके साथियों के अनुसार उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। चीन का आक्रामक रवैया अमेरिका को कतई रास नहीं आया है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अकेला ड्रैगन ही गच्चा खाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात को चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने भारत समेत ज्यादातर देशों पर लगने वाले भारी टैक्स को रोक दिया, लेकिन चीन को उन्होंने नहीं बख्शा। ट्रंप ने चीन पर टैक्स को 125% तक बढ़ा दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि यह फैसला उन्होंने चीन की ओर से विश्व बाजारों के प्रति अनादर दिखाने के कारण लिया है। इसके पहले चीन ने जवाबी एक्शन लेते हुए अमेरिकी उत्पादों पर 84% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। इससे चीन और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच गई। अमेरिका का इतना ऊंचा टैरिफ चीन वस्तुओं को अमेरिकी बाजार में लगभग प्रतिस्पर्धा से बाहर कर देगा। इससे चीन के निर्यात में भारी गिरावट आएगी। उसकी आर्थिक विकास दर प्रभावित होगी, बेरोजगारी बढ़ सकती है। इसके उलट भारत के इस महातबाही को चुपचाप रहकर बचा लिया। उसने पूरे मामले में सधा रुख अपनाया, विवाद के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया। पॉज से पहले अमेरिका ने जिस देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे उस लिस्ट में भारत और चीन दोनों के नाम शामिल थे, लेकिन पूरे मामले को डील करने में भारत और चीन के रुख में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की तारीख और बेंच तय हो गई है। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। बेंच के बाकी 2 सदस्य हैं जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन। मामला सुनवाई की सूची में 13वें नंबर पर लग गया है। कुल 10 याचिकाएं लिस्ट में हैं। उनमें से सबसे पहले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक लगभग 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। याचिका दाखिल करने वालों में कांग्रेस, RJD, सपा, DMK, AIMIM और आप जैसी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अलावा जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल है। सभी याचिकाओं में मुख्य रूप से यही कहा गया है कि यह मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाला कानून है। वक्फ एक धार्मिक संस्था है, उसके कामकाज में सरकारी दखल गलत है।
भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुविधा को अचानक बंद कर दिया है। ये फैसला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के उस विवादित बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉर्ड बताया और बांग्लादेश को इस इलाके के लिए समुद्र तक पहुंच का एकमात्र संरक्षक कहा था। यूनुस ने यह बात हाल ही में चीन की अपनी यात्रा के दौरान कही थी, जिससे भारत में जमकर विरोध हुआ था। भारत ने 2020 में बांग्लादेश को यह सुविधा दी थी ताकि वो अपने माल को भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते तीसरे देशों तक पहुंचा सके। इसके तहत बांग्लादेश अपने सामान को भारत के सीमा शुल्क स्टेशनों से होते हुए मिडिल ईस्ट, यूरोप और दूसरे देशों में निर्यात करता था। इसका एक ही मकसद था कि क्षेत्र में संपर्क बढ़ाना और बांग्लादेश को भारत के रास्ते आसानी से व्यापार करने का मौका देना। लेकिन अब वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसे रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में अपने होने वाले दामाद के साथ सास के भागने की घटना की चर्चा चारों तरफ हो रही है। किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है कि जिस युवक के साथ बेटी की शादी तय की गई थी, ठीक शादी की तय तारीख से 9 दिन पहले मां भाग गई। मां के इस कदम से बेटी बहुत नाराज है। साथ ही जिस युवक के साथ शादी तय हुई थी उस पर भी लड़की ने जमकर गुस्सा निकाला है। लड़की ने कहा, मेरी माँ ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। मेरे लिए वो मर चुकी है। वो दोनों जिए या मरे, हमें फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अलीगढ़ जिले के मडराक थाना क्षेत्र के गांव का निवासी जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में काम करता है। कुछ महीने पहले उसने अपनी बेटी शिवानी की शादी राहुल नाम के लड़के से तय की थी। बेटी की शादी के लिए जितेंद्र ने 5 लाख रुपए के जेवर तक तैयार करवा लिए थे और 3,50,000 रुपए का इंतजाम भी कर रखा था। लेकिन इसी बीच होने वाली दूल्हे का दिल अपनी सास पर आ गया, यानी कि होने वाली दुल्हन की मां पर। ऐसे में दोनों सास दामाद ने भागने का प्लान बनाया और फरार हो गए। भागने से पहले महिला अपनी बेटी के गहने और शादी के लिए रखे गए लाखों रुपए भी अपने साथ ले गई। परिजनों ने दोनों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की जान लेने वाला आरोपी फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र केमजोंग फिलहाल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान पुलिस ने उसे पूछताछ की, जिसमें उसने कई बड़े खुलासे किए। आरोपित नरेंद्र यादव ने बताया है कि देश की मेडिकल कम्युनिटी में उसने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए विदेशी नाम रखा और इसी नाम से सारे फर्जी कागजात भी बनवाए। आरोपित डॉक्टर ने लंदन के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन केम के नाम पर 2.5 महीने में 15 हार्ट ऑपरेशन किए। साल 2024 के दिसंबर महीने से फरवरी 2025 के बीच हुए इन ऑपरेशन में 7 मरीजों की मौत हो गई। बता दें कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब एक मरीज के परिजन को शक हुआ, फिर उन्होंने शिकायत की। इसके बाद मामला मानवाधिकार आयोग पहुंचा। आरोपित डॉक्टर को पुलिस ने शनिवार की रात यूपी के प्रयागराज जिले से गिरफ्तार किया था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी डॉक्टर ने बताया कि मेरी एमबीबीएस की डिग्री असली है, जो मैंने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से की है। मेरा असली नाम नरेंद्र यादव है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उसने अपनी पत्नी और बच्चों के फर्जी नाम भी रख दिए। एमडी कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री फर्जी बनाई है। मैं यूके गया और एमडी एमआरसीपी का कोर्स और इसके बाद 1-2 साल वाले कुछ और कोर्स कर लिए। गाजा को मलबे का ढेर बनाने के अब इजराइल अपनी नाकामी को मान रहा है। इजरायली सूत्रों ने कबूला है कि गाजा पट्टी से हमास को जड़ से मिटाने में कई साल लग जाएंगे। इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से जेरूशलम पोस्ट ने बताया है, आतंकी समूह को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ने में एक पूरा साल या कई साल और लग सकते हैं। इजरायली सेना ने हाल ही में गाजा में खतरनाक ऑपरेशन चलाने के बाद दावा किया है कि उसने हमास के 30 और आतंकियों को मार गिराया। इजरायली सेना ने 19 जनवरी को युद्ध विराम की घोषणा से पहले दावा किया था कि गाजा पट्टी में चलाए जा रहे उसके ऑपरेशन में अभी तक 10,000 से 20,000 के करीब हमास के आतंकी मारे गए हैं। लेकिन इतने आतंकियों को मारने के बाद भी इजराइल का कहना है कि हमास को खत्म करने में कई साल और लग जाएंगे। यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच बड़ी लड़ाई शुरू होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। हूतियों ने सऊदी अरब को सीधी धमकी दी है कि वह अमेरिका के साथ मिलकर उन पर हमला ना करे। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो वे उसके तेल ठिकानों पर हमला करेंगे। 9 अप्रैल को यमन के शिया चरमपंथी हूती समूह ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि वह अमेरिका के नेतृत्व में चल रहे हमलों में हिस्सा ना ले। उन्होंने पहले सऊदी अरामको पर किए गए पिछले हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की ताकि सऊदी अरब को
चेतावनी दी जा सके। हूती सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं जो इजराइल के हित में है। उन्होंने सऊदी अरब को चेतावनी देते हुए लिखा, इसमें शामिल मत होना वरना तुम्हारा तेल नहीं बचेगा। पोस्ट में आगे कहा गया है कि अगर सऊदी अरब ने हमला किया तो हम उसके आसमान को आग से भर देंगे और पूरी दुनिया से ये नजारा देखेगी। सनी देओल, रेजिना कैसांद्रा, रणदीप हुड्डा और विनीत कुमार सिंह स्टारर फिल्म जाट का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। यह साउथ और बॉलीवुड का एक परफेक्ट कॉम्बो फिल्म है जिसमें डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर और कहानी जरूर साउथ के है, लेकिन फिल्म में साउथ के कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड के कलाकारों की भी भरमार है। फिल्म में सनी देओल एक जाट की भूमिका में है, वहीं राणा तुंगा की भूमिका में रणदीप हुड्डा, सोमुली की भूमिका में विनीत कुमार सिंह और सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति के रूप में जगपति बाबू नजर आ रहे हैं। ये फिल्म बेहद दमदार है और इसे देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। क्रिकेट का जनक अंग्रेजों को माना जाता है। इसके बाद अंग्रेजों ने वेस्ट इंडीज और भारतीय उपमहाद्वीप को उपनिवेश बनाया। इसी वजह से क्रिकेट यहाँ भी प्रसिद्ध हो गया। आज भारत में क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है जहाँ फैंस क्रिकेटर्स की एक झलक पाने के लिए ललायत रहते हैं। इस बात का ऐलान पहले ही हो चुका था कि ओलंपिक 2028 में क्रिकेट खेल को भी शामिल किया जाएगा। इससे पूरी दुनिया में मौजूद हर क्रिकेट फैंस के मन में एक लहर दौड़ गई। अब नया अपडेट सामने आया है कि ओलंपिक 2028 में पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी में 6-6 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें गोल्ड मेडल जीतने के लिए टक्कर होगी। ओलंपिक 2028 का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होना है। इस ओलंपिक में पुरुष और महिला की 6-6 टीमें भाग लेंगी। हर टीम 15 सदस्यीय स्क्वाड का चयन कर सकती है, क्योंकि पुरुष और महिला दोनों में 90-90 खिलाड़ियों का कोटा आवंटित किया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे सहित 12 फुल मेंबर शामिल है। इसके अलावा 94 देश एसोसिएटेड सदस्य हैं।